जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल भौतिक विज्ञान का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हम लोगों ने इसका एक पार्ट पढ़ लिया है। आज पहुंचे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अर्थात पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। यह समतल दर्पण के लिए था। आते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात गोलीय दर्पण जो होता है अगर उसका उभरा हुआ भाग पालिश किया गया होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए ये कि दर्पण है, ये दर्पण हमारा है, इसका बाहर वाला भाग पालिश किया गया है और अंदर वाला भाग जो है ये बाहर वाला भाग इसका पालिश कर दे रहे हैं, अंदर वाला भाग परावर्तक तल है, तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। वहीं आएंगे उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण जो होता है अंदर की तरफ पालिश किया गया होता है। ये अंदर की तरफ पालिश किया गया रहेगा। बाहर वाला पृष्ठ या उभरा हुआ भाग जो कहेंगे इसका ये परावर्तक होता है। ये दोनों हैं दर्पण, एक अवतल दर्पण दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होगा और उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। फिर चलेंगे गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। गोलीय दर्पण में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या है? पहला होता है ध्रुव। ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है। ये गोलीय दर्पण मान लीजिए है, इसका जो ये बीच वाला भाग होगा ये कहलाएगा ध्रुव। इसको हम P से डिनोट करेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र या परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा आएगा मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। अर्थात गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अब बात आती है कि वक्रता केंद्र है क्या? वक्रता केंद्र जो होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी एक गोले का भाग होगा और वह जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग C से प्रदर्शित करेंगे। अगला नंबर आता है कि वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या भी वही वक्रता केंद्र की तरह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होगा
उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र, और जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इससे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होगा? जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, या कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ तल की जो वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, उसका व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, उसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहेंगे। कंफर्म? नेक्स्ट पे आते हैं। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी जो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष होता है उस पर एक बिंदु स्थित होती है, जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई, एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं। वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यानी ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो वह वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। आगे चलिए। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा या जो किरण आरेख उसका बनता है वो कैसे, कहां जाके बनता है। पहला है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सीधी सी बात, अगर वो समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा इसी का उल्टा, अगर वो मुख्य फोकस से होकर के आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलेंगे तीसरे नंबर पर। अगर जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी वो इधर उधर ना जाकर के जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से परावर्तित होकर भी वापस जाएगी। चौथा कि अवतल दर्पण के बिंदु P यानी ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। क्लियर हुआ? अगर ये तिर्यक दिशा में मुख्य ध्रुव पर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाएगी। आगे फिर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां, यानी वस्तु कहां रखा है और प्रतिबिंब कहां बन रहा है उसके लिए बताएंगे। पहला कह रहा अगर प्रतिबिंब अनंत पर हो। देखिए, अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी किरण जो चली बिंदु ए से वो मुख्य फोकस से होकर आई और दर्पण से परावर्तन होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। दोनों एक दूसरे कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एफ पर, मतलब मुख्य फोकस पर। वही चीज इसमें कह रहा है कि अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा।
और प्रतिबिंब का जो आकार बता रहे हैं बहुत ही छोटा होता है। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति इसकी वास्तविक होगी और वह वस्तु से उल्टा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखा गया हो, तो वक्रता केंद्र से दूर रखा गया हो बाहर की तरफ, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है वही काम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर आ रही थी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गई। ये दोनों एक दूसरे को V डैश पे देखिए, B डैश पे प्रतिच्छेद किए तो हमारा एक उल्टा प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। यानी अगर वस्तु C से परे मतलब C वक्रता केंद्र से दूर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कंफर्म हुआ? आएंगे तीसरे पॉइंट पर। कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, जब हमारी वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और जो वस्तु है वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब भी होगा। वास्तविक तथा उल्टा इसकी भी प्रकृति है। कंफर्म हुआ? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कंफर्म? अगले नंबर पे चलेंगे। जब हमारी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा और अत्यधिक बड़ा बन जाएगा। जितनी बड़ी हमारे पास वस्तु है उससे बड़ा बनेगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा ही है। आखिरी नंबर पे चलेंगे। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी होगी तब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक, विवर्धित बड़ा बनेगा लेकिन आभासी और सीधा होगा। अभी तक वास्तविक और उल्टा बन रहा था, अब की आ गया आभासी और सीधा बनेगा। कोई डाउट? अगर कि कोई भी समस्या इसमें होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? बात आती है कि इतना हम लोग पढ़े अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे कहाँ? सामान्य सी बात है। अवतल दर्पण का उपयोग हम टार्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं, यानी दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। कुछ लोग चेहरा देखने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग शेविंग करवाने जाते हैं तो शेविंग करवाने के लिए हम वहां जाते हैं तो सामने हमारे अवतल दर्पण रखा होता है। सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कंफर्म हुआ? तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।